आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है, जो फर्स्ट है वो दिया हुआ है, जो पहला हमारा दिया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला होती है, जो वर्णमाला होती है व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला होती है उसको हम कहते हैं जो व्यवस्थित वर्ण समूह रहता है, इसी समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा दिया हुआ कि मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं, तो स्वर एक तो हर्ष हो गया, एक दीर्घ हो गया। तो हर्ष में क्या आता है? हर्ष स्वर में आता है अ आता है, छोटी ई आता है, री आता है और छटाऊ आता है। ये 4 हर्ष स्वर में आते हैं। और बाकी जो आ है, बड़ी ई है, बड़ाऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, ये सब किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। तो वही कह रहा कि जो मूल स्वर हैं उनको सजातीय स्वर, मूल स्वर यही है। इन्हीं चारों को अ, छोटी, छटाऊ और री जो है, इसी को हम मूल स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण अगला दिया हुआ है कि स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि स्वरों में किसी भी मात्रा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो स्वरों का उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। ठीक है, कुल हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो कुल वर्णों की संख्या है 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि एक कछा दिया है, त्र दिया है और एक ज्ञ है। ये ज्ञ है, तो ज्ञ स्र क्या है? ये संयुक्त स्वर में आते हैं। संयुक्त स्वर में क्या है कि जो ये बने होते हैं, जैसे त्र है तो त धन र से मिल करके बना होता है, र से त धन र से मिल करके बना होता है। ठीक है, स्र है तो स धन र से मिल करके बना होता है। जो य है वह है, तो य व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। और जो स है, तीनों स और ह, इसको हम ऊष्म स्वर कहते हैं। ऊष्म का मतलब कि भाप होता है। ऊष्म का मतलब कि हम जब इसको बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? भाप निकलता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो उसी ऊष्मा को हम ऊष्म स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि वर्णों के वो उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ण है, वर्णों के अगर उच्चारण से कोई अर्थ निकलता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए नहर, तो नहर है, तो नहर क्या है? नहर में 3 वर्ण हैं, तीनों वर्णों से मिलकर के नहर बना है। लेकिन नहर से एक अर्थ निकलता है कि नहर जो होती है वो पानी के लिए होती है। ठीक है, तो वही यही शब्द कहलाएगा। ठीक है, इसी को अगर हनर लिख दो, हनर लिख दिया हमें, तो हनर से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि ये शब्द नहीं है। और ये क्या है? एक हमारा शब्द है। जो नहर है एक हमारा शब्द है। जीभ के आधार पे क्या होता है? जीभ के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अग्र स्वर होता है, पहला कौन सा होता है? एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है और एक पश्च स्वर होता है। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च होता है। य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में पूछता है प्रश्न कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, और य है, र है, ल है और व है। तो इन्हीं चारों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का होता है जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त और र आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है? त्र बन जाता है। तो जो त्र है, कछा है, स्र है, ज्ञ है, ये चारों क्या है? ये चारों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार का होता है। अनुस्वार जो होता है, अगला दिया है अनुस्वार। तो अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण का मतलब कि जैसे हम क ख ग घ लिखते हैं,
क ख ग घ अंग। तो जो अंग है इया है, ट है, यहाँ पे इया पड़ेगा च वाले में, यहाँ पे अड़ पड़ेगा, यहाँ पे न पड़ेगा और प वाले में यहाँ पे म पड़ेगा। तो ये पांचों जो होते हैं, इन पांचों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। पंचम वर्ण जो होता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि स्वरों में किसी भी मात्रा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वर खुद अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आगत व्यंजन ज़्यादा पूछता है कि आगत व्यंजन कितने होते हैं, तो आगत व्यंजन 2 होते हैं, ज होता है और फ होता है। कंपन स्वर के आधार पे स्वर कंपन के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो कंपन के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो वो अघोष होता है, जो पहला हमारा अघोष होता है और दूसरा सघोष होता है। तो पहला अघोष होता है, दूसरा सघोष होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।